संविधान सभा के सलाहकार बोल दीजिए इनको भले, ठीक है, या संवैधानिक सलाहकार बोल दीजिए, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार बोल दीजिए भले। बी.एन. राव, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हम कहते हैं इनको, ठीक है। ध्यान दीजिए जो लाइन मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे से, इनका जिक्र आ रहा है इस समय। संविधान सभा के जो सलाहकार हैं बी.एन. राव, जो एक कानून के विशेषज्ञ हैं, ज्यूरिस्ट व्यक्ति हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए जो लाइन मैं कह रहा हूं। और कालांतर में यूएन में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत की तरफ से उपस्थित होने वाले, भारत की तरफ से वहां न्यायाधीश के रूप में उपस्थित होने वाले पहले व्यक्ति बी.एन. राव को हम लोग जानते हैं। तो बेनेगल नरसिंह राव पूरा नाम लिया जाता है, आप लोग बी.एन. राव के संदर्भ में याद कीजिए। संविधान सभा के मेंबर नहीं है बी.एन. राव, ये हम ध्यान रखना है, संविधान सभा के सलाहकार हैं। ध्यान रखिए जो बात मैं कह रहा हूं। क्वेश्चन मान लीजिए कभी आ जाए कि जो निम्न सदस्य हैं उनमें से या निम्न व्यक्तियों में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं है या संविधान सभा के सदस्य हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन कभी अगर दे देता है प्री में, ऑब्जेक्टिव में, तो हमें ध्यान रखना है कि बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिए जो बात मैं कह रहा हूं, संविधान सभा के सदस्य नहीं है बी.एन. राव, संविधान सभा के सलाहकार हैं, एडवाइजर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इनको बोला जा रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का काम यह है कि जो संविधान सभा गठित हुई है उस संविधान सभा में कानूनों का, प्रक्रियाओं का, नियमों का, विभिन्न प्रकार के विषयों का, समितियों का, विभिन्न सदस्यों का जो भी कार्य है संविधान निर्माण को लेकर, अधिनियमों का अध्ययन करने को लेकर, या विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करने को लेकर जो कुछ भी काम है, उसमें एक प्रारंभिक सलाह संविधान सभा के सलाहकार के द्वारा दी जाएगी। फिर से बोल रहा हूं मैं, संविधान सभा के जो ये सलाहकार हैं बी.एन. राव, इनका बेसिक वर्क क्या है कि जो संविधान सभा की कार्रवाइयां चलेंगी, जो पहले अधिवेशन से स्टार्ट हुई है 9 दिसंबर 1946 से और 12 अधिवेशन तक 24 जनवरी 1950 तक जो चल रही हैं, उस संविधान सभा के अधिवेशनों में, उस संविधान सभा की कार्रवाइयों में ये सलाहकार बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्यों को एडवाइज करेंगे। विभिन्न अधिनियमों का इनको ज्ञान है, विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों का इनको अध्ययन मालूम है, और उसके आधार पर ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मैं शब्द जो बोल रहा हूं बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, मुझे दिख रहा है आप लोग समझ रहे हैं इस बात को, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, प्रारूप संविधान। ध्यान दीजिए मैं जो बात कह रहा हूं, एक तो होता है संविधान और एक है प्रारूप संविधान। देखिए ध्यान कीजिए जो बात मैं कह रहा हूं, अभी लिखना नहीं है इस समय, मैं जब जिस समय लिखाऊंगा 7वें अधिवेशन के घटनाक्रम उस समय बात करेंगे, पहले इसको समझिए अच्छे से, जान लीजिए इसको। एक तो है संविधान जो हमें मिलेगा 26 नवंबर 1949 को, जो लागू होगा 26 जनवरी 1950 को, लेकिन उससे पहले की जो अवस्था है, उस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियर जो स्टेज है, पूर्ववर्ती जो अवस्था है, वो है प्रारूप संविधान। इसको हमने बोला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान दीजिए जो लाइन में कह रहा हूं, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान की पूर्ववर्ती अवस्था। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे बोल रहा हूं मैं, बार बार दोहरा रहा हूं, पूर्ववर्ती अवस्था, प्रियर स्टेज। और ये क्या है? संविधान उत्तरवर्ती अवस्था, उत्तरवर्ती या पश्चातवर्ती अवस्था। ध्यान दीजिएगा जो लाइन में कह रहा हूं, पश्चातवर्ती अवस्था, ठीक है, समझिए जो लाइन में कह रहा हूं, पूर्ववर्ती अवस्था, प्रियर स्टेज, इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक अवस्था, प्रारूप संविधान। पश्चातवर्ती अवस्था, उत्तरवर्ती अवस्था, संविधान। समझ में आ रही है जो बात मैं कह रहा हूं? वापस से, अभी कुछ लोग और अभी जुड़े हैं, आप लोग कमेंट कर रहे हैं लगातार, बहुत अच्छी बात है, इस पे लेकिन एक बार ध्यान दीजिए, ठीक है। गुड आफ्टरनून, बिल्कुल बिल्कुल सारे नमस्कार है सबको, लेकिन आप ध्यान दीजिए जो बात मैं कह रहा हूं कि हम संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में आए हैं, और इस पे मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं कि संविधान निर्माण की जो पूरी प्रोसेस है
उस पूरी प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशनों में 7वें अधिवेशन का नाम लिया जाता है। 4 नवंबर 1948 से यह अधिवेशन प्रारंभ होता है और 8 जनवरी 1949 तक 1949 तक यह अधिवेशन चलता है। ध्यान दीजिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, 7वां अधिवेशन हमारे संविधान सभा का अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिवेशन है, क्योंकि इस अधिवेशन में प्रारूप संविधान, ये जो बार बार मैं कह रहा हूं प्रारूप संविधान, इस प्रारूप संविधान पर, इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर विचार प्रारंभ होगा। तो मैं उससे पहले क्या अवस्था बता रहा हूं, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया कहां से? तो जिस समय 1947 में आजादी मिली और प्रारूप समिति का गठन किया गया, उसके दौरान और उससे पहले की अवस्था में संविधान सभा के जो सलाहकार हैं बीएन राव साहब, संविधान सभा के सलाहकार बीएन राव, इनको यह कहा गया था, इनको एक काम सौंपा गया था संविधान सभा के द्वारा कि विश्व के विभिन्न प्रमुख जो देश हैं, यानी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो अमेरिकन कंट्रीज हैं, विश्व के प्रमुख जो देश हैं, उन देशों के संविधानों का, संवैधानिक प्रणालियों का, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स का एक ढंग से अध्ययन किया जाए। विश्व के प्रमुख देशों के संविधानों का, संवैधानिक प्रणालियों का ढंग से अध्ययन कर लें, विशद अध्ययन कर लें, व्यापक अध्ययन कर लें और उसके बाद भारत के संविधान सभा के भीतर एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन आप प्रस्तुत कर दीजिए, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तुत कर दीजिए। ध्यान रखिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, समझ पा रहे हैं? एक बार मुझे यस या नो का कमेंट एक बार कर दीजिए, ताकि मुझे ये आइडिया हो जाए कि हाँ हम लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, बस एक बार ही आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर समझ पा रहे हैं इस चीज को या नहीं, यस या नो में कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने की पहली जिम्मेदारी जो है वो दी गई बीएन राव साहब को। ध्यान दीजिए, बीएन राव को दी गई ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब हाँ बिल्कुल, यस सर, हाँ बिल्कुल, थैंक यू। तो ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई, तो बीएन राव ने इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने का बड़ा अच्छा काम किया और पहला प्रारूप संविधान, ध्यान दीजिएगा, पहला प्रारूप संविधान अक्टूबर 1947 में बीएन राव द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। हाँ, ध्यान दीजिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, जो लाइन मैं कह रहा हूं समझिए इस चीज को, कि जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन अक्टूबर 1947 में प्रारूप संविधान, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि भारत का पहला जो प्रारूप संविधान था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था संविधान सभा में, तो आपका आंसर होगा बीएन राव। ऑप्शन देखिएगा और उसकी लैंग्वेज के आधार पर हमको आंसर देना होगा। बीएन राव जी के द्वारा पहला जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, पहला जो प्रारूप संविधान था वो तैयार किया गया और उसे अक्टूबर 1947 में संविधान सभा में प्रस्तुत कर दिया गया। और प्रारूप समिति, ध्यान दीजिए, प्रारूप समिति मैं लिख रहा हूं यहां पर, प्रारूप समिति का कार्य था मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, प्रारूप समिति का कार्य था बीएन राव द्वारा तैयार किए गए इस प्रारूप संविधान का परीक्षण करना। ध्यान दीजिए साहब, ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण लाइन, अमूमन अक्सर किताबों में नहीं मिलेगी, कुछ चुनिंदा बुक्स में, बेहतरीन बुक्स में मिलेगी। ध्यान रखिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में, फिर से मैं ले आ रहा हूं पीछे। ध्यान दीजिए, पहला प्रारूप संविधान अक्टूबर 1947 बीएन राव द्वारा प्रस्तुत, ठीक है, और प्रारूप समिति का कार्य था बीएन राव द्वारा तैयार किए गए इस प्रारूप संविधान का परीक्षण करना, एग्जामिनिंग द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एज प्रेजेंटेड बाय बीएन राव, है ना। ध्यान दीजिए जो लाइन में कह रहा हूं, बीएन राव के द्वारा प्रस्तुत किए गए इस प्रारूप संविधान का परीक्षण करना, यह प्रारूप समिति का कार्य था। और प्रारूप समिति ने उस कार्य को करना चालू किया। प्रारूप समिति गठित हो चुकी थी, हम
पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठित हो चुकी थी। प्रारूप समिति ने इसका अध्ययन करना प्रारंभ किया और अध्ययन करने के बाद फरवरी 1948 में, ध्यान दीजिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, फरवरी 1948 में भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा। ध्यान दीजिएगा, फिर से ले आ रहा हूं। हाँ, वेरी गुड, सब समझ आ रहा है अच्छे से, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ, ध्यान दीजिए, प्रारूप समिति का कार्य था BN राव द्वारा तैयार किए गए इस प्रारूप संविधान का परीक्षण करना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और फरवरी 1948 में, क्योंकि ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब आ गया था, अक्टूबर 1947। बिल्कुल दिनांकों को जोड़िए, जो मैं घटना लिखा रहा हूं उनको जोड़िए, है ना, ध्यान रखिए। हाँ बिल्कुल, जब लिखना होता बताऊंगा, अभी तो केवल समझिए। मैं 7वें अधिवेशन के घटनाक्रम भी लिखाऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल। अभी तो केवल एक बार समझिए इसको, और ये लिखा हुआ भी आपके तो ऐप पे हमेशा मौजूद रहेगा, ये भी हमको ध्यान रखना है, इसलिए बोर्ड पे लिख देता हूं मैं बहुत सारा और फिर लिखाने पे आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला प्रारूप संविधान अक्टूबर 1947 BN राव द्वारा प्रस्तुत, और प्रारूप समिति का कार्य था BN राव द्वारा तैयार किए गए इस प्रारूप संविधान का परीक्षण करना। ठीक है, और परीक्षण करने के उपरांत फरवरी 1948 में भीमराव अंबेडकर ने, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं वो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो इस प्रारूप संविधान को सभा के अध्यक्ष को सौंप देते हैं। अब इसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ, ध्यान दीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हाँ, फरवरी 1948 में प्रस्तुत किए गए प्रारूप संविधान को संशोधन तथा विचारों के लिए प्रचारित किया गया। ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण लाइन, बिल्कुल घटनाएं जोड़ के पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल कहानी की तरह चल रहे हैं हम लोग, है ना, ध्यान दीजिए। फरवरी 1948 में प्रस्तुत किए गए इस प्रारूप संविधान को, फरवरी 1948 में ये जो प्रारूप संविधान है उसे संशोधन और विचारों के लिए प्रचारित किया गया, पब्लिश कर दिया गया, जनता के सामने रख दिया गया। आप समझ पा रहे हैं, सोशल मीडिया था नहीं तब, कंप्यूटर इंटरनेट जैसी कोई प्रोसेस थी नहीं, तो सरकारी दस्तावेज के रूप में, पत्र पत्रिकाओं के रूप में, कुछ महत्वपूर्ण स्थलों पर, कोई लाइब्रेरीज हैं, कोई सरकारी कार्यालय हैं, उन विधियों के माध्यम से इस प्रारूप संविधान को जनता की राय, जो अधिकारी वर्ग कार्य कर रहा था उसकी राय के लिए, शिक्षित भारतीयों की राय के लिए और संविधान सभा के सदस्यों की राय के लिए प्रचारित कर दिया गया, प्रसारित कर दिया गया। समझ पा रहे, प्रचारित कर दिया गया कि भाई ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है, अब इस पर हम विचार करेंगे और आप अपने अपने सुझाव दे दीजिए। ध्यान दीजिए, बहुत जबरदस्त लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है। भारत की संविधान सभा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी संविधान सभा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में बदलने जा रही है, और उस लोकतंत्र को संविधान निर्माण के दौरान बार बार देखना पड़ रहा है हमें, बार बार वो लोकतंत्र दिखाई देता है, चाहे समितियों का गठन हो, चाहे अध्यक्ष के पद का निर्वाचन हो, चाहे कोई प्रस्ताव आना हो और चाहे कोई विचार विमर्श होना। आप समझिए, जरा सोचिए कि एक देश के नागरिक जिन्हें अभी तक शासन करने का अनुभव नहीं है, जिन्होंने सब कुछ अभी तक विदेशी हुकूमत से सीखा था, वो अचानक इतने सक्षम हो गए हैं, वो अचानक इतने दूरदर्शी हो गए हैं,
वो इतने लोकतांत्रिक हैं कि अपनी संविधान सभा में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अपनाते हैं। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के कारण क्या आता है कि जो संविधान बन रहा है उस पर संविधान सभा के सदस्य प्लस सामान्य जो जनता है उनके विचार ग्रहण किए जाएं। तो इसको साफ प्रचारित किया गया। प्रचारित करने का फल यह हुआ, ध्यान दीजिएगा, प्रचारित करने का फल यह हुआ कि अक्टूबर 1948 में, ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण लाइन, अक्टूबर 1948 में इस प्रारूप संविधान का पुनर्मुद्रित संस्करण, ध्यान दीजिए साहब जो लाइन मैं कह रहा हूं, अक्टूबर 1948 में प्रारूप संविधान का पुनर्मुद्रित संस्करण, पुनर्मुद्रित, रीप्रिंट बोलते हैं इंग्लिश में, रीप्रिंट बोलते हैं। आप कोई किताब लेते हैं, कोई गाइड खरीदते हैं एग्जाम के लिए, तो उसमें लिखा होता है पहला एडिशन, पहला संस्करण, फिर लिखा होता है दूसरा संस्करण, फिर लिखा होता है तीसरा परिवर्धित और संशोधित संस्करण, और फिर कभी कभी लिखा होता है पुनर्मुद्रित संस्करण। समझिए लाइन में कह रहा हूं, किताबें हम पढ़ते ही है ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ते हो किताबें हैं, या सारा टाइम इस पे ऐप पे और मोबाइल पे चलते हो? किताबें तो पढ़ रहे हो ना आप लोग। मैंने पहले दिन भी कहा था किताब का कोई विकल्प नहीं है, अच्छी किताबें हमको पढ़नी है हमेशा, मैं बीच बीच में बताते रहता हूँ किताबों का जिक्र, है ना, ध्यान रखिए। तो किताबों का जब खोलते हो थोड़ा देख लिया करो साइड में भी क्या रहता है ना, फिर उसमें चैप्टर्स, इंडेक्स वगैरह सारा देख के फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो किताबों का पहला संस्करण, दूसरा संस्करण, ठीक है, ध्यान दीजिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, और उसमें परिवर्धित और संशोधित संस्करण, पुनर्मुद्रित संस्करण। आज घर पे जाके क्या घर पे बैठे हो आप लोग तो हैं, तो घर पे अभी क्लास समापन जब होगी मेरी वाली 4 बजे आज, उसके बाद कोई किताब आपके पास पड़ी है तो देखिएगा उसमें लिखा है क्या, नवीनतम संस्करण, ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए, पुनर्मुद्रित संस्करण, परिवर्धित संस्करण, संशोधित संस्करण, दूसरा संस्करण, 10वां संस्करण, ये लिखा मिलेगा। तो ये तो सब कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा है साहब। तो फरवरी 1948 में तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट्स और विचारों के लिए प्रस्तुत किया गया, और उसके बाद अक्टूबर 1948 में प्रारूप संविधान का पुनर्मुद्रित संस्करण प्रस्तुत किया। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या की गई कि इस पुनर्मुद्रित संस्करण की खासियत यह थी, हाँ, इस पुनर्मुद्रित संस्करण की खासियत यह थी कि एक साइड तो लिखे गए थे अनुच्छेद, है ना, ध्यान दीजिएगा, एक साइड तो लिखे गए थे अनुच्छेद और दूसरी तरफ लिखी गई थी उनपे संशोधन, और इस तरह से लिखी गई थी टिप्पणी, है ना, हाँ ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए जो लाइन में कह रहा हूं, ठीक है, हाँ आप लोग अच्छे से कमेंट करते रहते हैं, तारीफ वाले, बहुत धन्यवाद है उसके लिए, ठीक है, पढ़िए बस, है ना, हमको अच्छे सिलेक्शन लेना है, एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए जो लाइन में कह रहा हूं, अभी लिखना नहीं है कुछ भी इस समय, पहले समझिए। वो जो पुनर्मुद्रित संस्करण, ये जो अक्टूबर 1948 में प्रारूप संविधान का पुनर्मुद्रित संस्करण, रीप्रिंट एडिशन जो आया, उस रीप्रिंट एडिशन में इस तरह से टिप्पणियां लगा दी गई कि सब अनुच्छेद, उसके संशोधन, उसकी टिप्पणियां, ध्यान दीजिए। अब जब ये सारी कहानी हो गई, उसके बाद ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर 7वें अधिवेशन में उसकी रीडिंग करना चालू हुआ। अब हम लिखने पर आ रहे हैं, ध्यान दीजिए, मैं फिर से ले आ रहा हूं, जो लोग बाद में जुड़े फिर से ले आ रहा हूं मैं, एक मिनट में हम इसका रिकैप कर लेते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 9 दिसंबर 46 से 24 जनवरी 1950 तक, संविधान सभा का 7वां अधिवेशन 4 नवंबर 1948 से प्रारंभ, संविधान सभा के सलाहकार BN राव की क्या भूमिका रही उस पर मैंने चर्चा करी, ठीक है, उन्होंने पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पूर्ववर्ती अवस्था, प्रियर स्टेज, और कॉन्स्टिट्यूशन है पश्चातवर्ती, हाँ बिल्कुल, पूर्णतया परिवर्तित और संशोधित संस्करण, बिल्कुल। पहला प्रारूप संविधान अक्टूबर 1947 में,
बी.एन. राव के द्वारा प्रस्तुत 243 अनुच्छेद थे, इसमें 243 आर्टिकल्स थे। आप ध्यान दीजिए, बी.एन. राव ने जो प्रस्तुत किया इसमें 243 आर्टिकल्स थे, 243 आर्टिकल्स, 243 अनुच्छेद, 13 अनुसूचियां थी। मैं समझाऊंगा अनुच्छेद क्या होते हैं, अनुसूचियां क्या होती है, समझाएंगे। अभी कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण कर ले, उसके बाद इस चीज को हम समझेंगे। ध्यान दीजिए, है ना। तो 243 आर्टिकल्स उसमें थे। और प्रारूप समिति का कार्य क्या था कि बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप संविधान का परीक्षण करना, उसको एग्जामिन करना था। ठीक है। और फरवरी 1948 में भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा, उनको समर्पित किया कि साहब आप ये लीजिए, है ना। ध्यान दीजिए। और फिर फरवरी 1948 में प्रस्तुत किए गए प्रारूप संविधान को संशोधन और विचारों के लिए प्रचारित और प्रसारित किया गया। अक्टूबर 1948 में प्रारूप संविधान का पुनर्मुद्रित संस्करण कुछ इस प्रकार से उसमें टिप्पणियां आती रही। ठीक है। अब आप लिखना चालू कीजिए, लिखना चालू कीजिएगा। सातवें अधिवेशन के प्रमुख घटनाक्रम, है ना। ध्यान दीजिए, लिखना चालू कीजिएगा। 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक। ध्यान दीजिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, ध्यान दीजिए लाइन मैं कह रहा हूं। ठीक है। 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक इस सातवें अधिवेशन के प्रमुख घटनाक्रम हम लोग लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक ये सातवां अधिवेशन प्रारंभ होता है। लिखना शुरू कीजिए, है ना। ध्यान दीजिए, बताते हैं अभी, है ना। ध्यान दीजिए। फिर दूसरी बात इसमें, इस अधिवेशन में प्रारूप संविधान का पहला वाचन, एक बार लिख लें फिर समझाता हूं, जो क्वेरीज आ रही है बात करते हैं। ध्यान दीजिए, इस अधिवेशन में प्रारूप संविधान का पहला वाचन, प्रारूप संविधान का, प्रारूप संविधान का पहला वाचन, वाचन को इंग्लिश में बोलते हैं रीडिंग। ध्यान दीजिए। हाँ देखिए, अधिवेशन की दिनांक आपको याद नहीं भी रहती है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम सातवें अधिवेशन की दिनांक शुरू की याद रखिएगा, है ना। ध्यान रखिए, अधिवेशन की दिनांक आप लोगों को याद नहीं रहती है, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिएगा याद रह सके। कुछ अधिवेशन की तो याद रहनी चाहिए, जैसा पहला अधिवेशन था, है ना। पहला अधिवेशन तो 9 दिसंबर 1946, वो तो याद रहना ही चाहिए आपको। ठीक है। सातवां अधिवेशन याद रहना चाहिए, 10वें अधिवेशन की याद रहनी चाहिए, 11वें अधिवेशन की, क्योंकि वाचन होंगे। वाचन मीन्स रीडिंग, इंग्लिश में बोलता है रीडिंग, पढ़ना, है ना। ध्यान दीजिए, रीडिंग। इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान दीजिए और हिंदी मीडियम वाले भी। वाचन हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, लाइब्रेरीज होती हैं, तो एक तो लिखा होता है पुस्तकालय और एक होता है वाचनालय। पुस्तक इशू कराइए और वाचनालय में बैठकर पढ़िए। समझ पा रहे हैं जो बात मैं कह रहा हूं। पुस्तकालय से इशू कराइए और वाचनालय में बैठकर पढ़िए। वाचनालय रीडिंग रूम, पुस्तकालय लाइब्रेरी। तो वाचन, वाचन यानी पढ़ना, रीड करना। और कैसे पढ़ना, ऐसे नहीं कि बस पढ़ लिया, ढंग से समझते हुए पढ़ना, चर्चा करना, विमर्श करना, डिस्कशन करना, बहस करना, वाद विवाद करना। बहुत सारे पर्यायवाची बोल दिए मैंने, ठीक है। लेकिन याद तो वाचन ही करना पड़ेगा। वाचन का मतलब उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीडिंग, पढ़ना, विचार विमर्श करना, डिस्कशन करना, डिबेट करना, बहस करना उस पर। ठीक है, ध्यान रखिए। उसको समझना कि क्या लिखा गया है इसमें, क्या चीज हो सकती है, क्या चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये सारा काम किया गया सातवें अधिवेशन। ध्यान दीजिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, इस अधिवेशन में प्रारूप संविधान का पहला वाचन, लिखते जाइएगा, 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक इस अधिवेशन में प्रारूप संविधान का पहला वाचन। ध्यान दीजिएगा। फिर लिखिएगा इसमें,
सातवें अधिवेशन में ही, ध्यान दीजिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, सातवें लिखना है इसको हमको, सातवें अधिवेशन में ही अंबेडकर ने प्रारूप संविधान के अंतर्गत प्रस्तुत की गई विशेषताओं का परिचय दिया। ध्यान दीजिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, लिखिएगा इसको, सातवें अधिवेशन में ही अंबेडकर ने प्रारूप संविधान के अंतर्गत प्रस्तुत की गई विशेषताओं का, मैं बताता हूं कैसी विशेषता, बहुत जबरदस्त स्पीच है। 4 नवंबर 1948 भीमराव अंबेडकर साहब ने जो स्पीच दी है, ये पढ़ने लायक स्पीच है ना, ध्यान रखिए। हाँ, ध्यान दीजिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए, सातवां अधिवेशन, इसके प्रमुख घटनाक्रम, ये हम लोग लिख रहे हैं ना, एक दो जन ने पूछा है इसमें, थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूं। सातवें अधिवेशन के प्रमुख घटनाक्रम, 6 अधिवेशन के लिख चुके हैं घटनाक्रम हम। सातवें अधिवेशन के घटनाक्रम में 4 नवंबर 48 से 8 जनवरी 1949 तक, ये तो इसका ड्यूरेशन हो गया, है ना, ये तो इसका ड्यूरेशन हो गया। पॉइंट्स जो हैं, ध्यान दीजिए, पॉइंट्स जो हैं वो अधिवेशन हो गए, और उसके सब पॉइंट्स हमारे इसके अंदर जो लिख रहे हैं, पॉइंट्स तो इसके अधिवेशन हो गया। सातवां अधिवेशन इटसेल्फ अ पॉइंट, आप समझ पा रहे हैं, सातवां अधिवेशन अपने आप में एक पॉइंट हो गया, और इसके भीतर ये सब पॉइंट्स हो गए। क्या, एक तो डेट लिखा है हमने, ड्यूरेशन उसका, दूसरा उसमें क्या क्या खास बातें हुई हैं, इस अधिवेशन में प्रारूप संविधान का पहला वाचन, फर्स्ट रीडिंग हुई है। फिर अंबेडकर ने प्रारूप संविधान के अंतर्गत प्रस्तुत की गई विशेषताओं का परिचय दिया, है ना। ध्यान दीजिए, मैं जो बात कहने जा रहा हूं समझिए, एक मिनट लिखना छोड़कर समझिएगा। ये जो प्रारूप संविधान, इस प्रारूप संविधान को प्रस्तुत करते समय भीमराव अंबेडकर ने जो स्पीच दी है, गजब की स्पीच है, बेहतरीन स्पीच है, और ये इंटरनेट पर भी उपलब्ध हो जाती है। तो जब कभी समय हो, जब कभी फुर्सत हो, आप लोग जब ये है कि पढ़ रहे हैं, आज थोड़ा आप थक गए हैं, कुछ रेस्ट करना है, कुछ देख लेते हैं इंटरनेट पर, तो यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर कोई कॉमेडी वीडियो या कोई पिक्चर या कोई सॉन्ग या किसी प्रकार की अन्य बातें, उनको देखने की बजाय ये स्पीच देख लिया कीजिए, पढ़ लिया कीजिए। ध्यान दीजिए जो बात मैं कह रहा हूं, समझिएगा जो बात कह रहा हूं, स्पीच देख लीजिए, स्पीच पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये, पार्लियामेंट की वेबसाइट पर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी है, ध्यान, हाँ बिल्कुल हिंदी में है, बिल्कुल पार्लियामेंट की, भारतीय जो संसद है उसकी जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध है ये, बिल्कुल, है ना। ध्यान दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर भी उपलब्ध है ये, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेट एक वेबसाइट है, उस पर भी है, और भारतीय संसद की जो वेबसाइट है उस पर भी उपलब्ध है, कभी सर्च कर लीजिए, है ना भाई, आप समझिए, तो टिक करते हो ना उसमें, ये ऐसे ऐसे करते जाते हो ना, यूट्यूब पे देखते आते हैं ये, या ऐसे चलते आते हैं, उसको शॉर्ट्स आते हैं उस पे, ऐसे चलते आते हैं बहुत सारे, जिम से रिलेटेड, सब्जी खरीदने से रिलेटेड है, कुछ कॉमेडी से रिलेटेड, और कई सारी क्लासेस से रिलेटेड। आज आप लोग चैंपियन हो, आप तो बहुत सारा देखते हो, लेकिन कभी कभी ये हमारे जो काम की चीज है वो ज्यादा देखा करो। तो काम की चीज, अंबेडकर साहब की स्पीच पढ़िए, आपको पता चलेगा भारत का संविधान में क्या चीज ला रहे थे वो। अंबेडकर इस स्पीच में, अंबेडकर इस भाषण में बताते हैं कि भारत का शासन संसदीय होगा, संघात्मक होगा, क्यों होगा, आपातकाल जैसी व्यवस्था क्यों होगी, फंडामेंटल राइट जैसी व्यवस्था क्यों होगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्या रोल होगा, सारी स्पीच देते हैं। और मैं आपको बताऊं कि न केवल अंबेडकर स्पीच देते हैं, बल्कि अन्य सदस्य भी स्पीच देते हैं, और
4 तारीख से लेकर, इसको लिखिएगा मत, केवल ध्यान दीजिए, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, तो 9 नवंबर 1948 तक ये ध्यान दीजिए, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक केवल स्पीच, बिल्कुल, हाँ, केवल स्पीच है, केवल भाषण, और प्रारूप संविधान के अनुच्छेदों पर विचार कब से प्रारंभ होता है? 15 नवंबर 1948 से। ध्यान दीजिएगा, प्रारूप संविधान पहले बीएन राव ने पेश किया, उसके बाद भीमराव अंबेडकर साहब ने उसको अध्ययन करके उसमें परिवर्तन करके संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा, फिर जनता की राय जानने के लिए प्रसारित किया, फिर उसमें और अमेंडमेंट आए, और उसके बाद ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन अक्टूबर 1948 में सभा के अध्यक्ष को फिर से सौंपा गया। 4 नवंबर 1948 से उस पर चर्चा प्रारंभ हुई। बिल्कुल एक लय बनते जाइए, लय बनाते जाइए, है ना, एक बिल्कुल कहानी की तरह। 4 नवंबर 48 से उस पर चर्चा प्रारंभ हो गई, और जब चर्चा प्रारंभ हुई तो अंबेडकर साहब ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट किया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष है ना, तो उन्होंने उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रस्तुत किया, और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तुत करते समय उन्होंने स्पीच दी बहुत शानदार, और 9 तारीख तक मैं लिखा 4 नवंबर 48 से 9 नवंबर 48 तक केवल स्पीचेस, केवल भाषण चलते रहे, बताया गया उसमें। और एक चीज में और खास बात आपको बताऊं, मैं डिटेल करूंगा इसकी जब पंचायती राज हम पढ़ेंगे। पंचायती राज को लेकर, ग्रामीण प्रजातंत्र को लेकर, गांधी को लेकर बहुत चर्चाएं हुई, और अंबेडकर साहब ने गांव में या जो ग्रामीण शासन है, ग्रामीण जो प्रजातंत्र है, उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया, और बहुत शानदार तर्क उन्होंने पेश किया। ध्यान दीजिए लाइन में क्या, अंबेडकर ने बताया कि साहब भारत का शासन संसदीय होगा, संसदीय प्रजातंत्र होगा, संसदीय, एक संसद होगी, राज्यों में विधानमंडल होंगे, संसदीय प्रजातंत्र होगा, गांव का प्रजातंत्र भारत में नहीं चलेगा, ये अंबेडकर कह रहे। जबकि गांधी जीवन भर ये कहते रहे कि भारत में गांव को ताकत देनी होगी, गांव को यदि ताकत आएगी तो शीर्ष तक, संसदों तक ताकत पहुंचेगी। लेकिन अंबेडकर कहते हैं कि गांव जो है वहां बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, बहुत ज्यादा प्रकार की कठिनाइयां और परेशानियां हैं, इसलिए अगर वहां इस अवस्था में प्रजातंत्र देने की कोशिश की गई तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए प्रजातंत्र तो संसद में दिया जाए। ध्यान दीजिए, तर्क हैं, सबके अपने तर्क हैं। गांव का कोई विरोधी नहीं है, ना कोई शहर का विरोधी है, लेकिन गांधी अपनी रचना हिंद स्वराज में पश्चिम के संसदीय प्रजातंत्र की आलोचना करते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पेपर में जब मेंस के आंसर हम लिखते हैं, जब इंटरव्यूज में हम देते हैं, वहां ये बातें काम आएंगी। प्री में तो लिखा ही रहा हूं मैं, ऑब्जेक्टिव में ध्यान दीजिए। गांधी अपनी रचना हिंद स्वराज में पश्चिम के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय प्रजातंत्र की आलोचना लिखते हैं। वो लिखते हैं ये संसदीय प्रजातंत्र भारत के अनुकूल नहीं है। भारत के लिए क्या अनुकूल है? गांव का तंत्र, ग्रामीण तंत्र, गांव में पंचायतें। इसलिए संविधान सभा ने आर्टिकल 40 में जो राज्य नीति के निदेशक तत्व है उसमें पंचायतों का जिक्र किया, गांधीवादी आदर्श उसमें दिखता है। लेकिन संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर उस ग्रामीण प्रजातंत्र का विरोध करते हैं। उनका तर्क है कि गांव में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं में, उन विभेदों में, गांव में जिस प्रकार के लड़ाई झगड़े हैं, जिस प्रकार के मतभेद हैं, जिस प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यदि इस समय वहां शक्ति दे दी गई तो शक्ति का उपयोग नहीं दुरुपयोग होगा। दोनों अपनी जगह सही। गांधी के तर्क अपनी जगह सही और अंबेडकर साहब के तर्क अपनी जगह सही हैं। ध्यान दीजिए जो लाइन में कह रहा हूं, पढ़ते समय हमेशा निष्पक्ष मध्यम मार्ग अपनाया कीजिए। मध्यम मार्ग ये नहीं कि साहब एक को पढ़ा और साहब उसी तरफ चले गए, ना। गांधी को जब पढ़ रहे, गांधी का संदर्भ अलग है और भीमराव अंबेडकर का संदर्भ अलग है, ध्यान दीजिएगा। तो अंबेडकर साहब ने इसमें स्पीच दी बहुत शानदार, बहुत सारे लोगों ने दी स्पीच, और 15 नवंबर 1948 से इस प्रारूप संविधान के अनुच्छेदों पर विचार हुआ। आप एक लाइन डालिए इसमें, जो मैं लाइन लिखवा रहा हूं, हाँ,
इसमें लैंग्वेज डालिएगा। सातवें अधिवेशन में प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार यानी आर्टिकल वाइज, ध्यान दीजिए, आर्टिकल वाइज 7वें अधिवेशन में प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार चर्चा प्रारंभ की गई। फिर से बोल रहा हूं, लिखिएगा, 7वें अधिवेशन में प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार चर्चा प्रारंभ की गई। इसको पहला वाचन बोलते हैं। यहां फिर से लिखिएगा, इस अधिवेशन को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार बोल रहा हूं, इस अधिवेशन को प्रारूप संविधान का पहला वाचन कहते हैं। ध्यान दीजिए जो बात मैं कह रहा हूं बार बार, इस अधिवेशन को प्रारूप संविधान का पहला वाचन, फर्स्ट रीडिंग, ये डेट पूछी जाती है प्री में, ऑब्जेक्टिव में। 4 नवंबर 1948 को प्रारूप संविधान का पहला वाचन, फर्स्ट रीडिंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं, फर्स्ट रीडिंग, पहला वाचन। बार बार कह रहा हूं, आप लोग दिख रहे हैं मुझको लिखते हुए, लिखिएगा, बार बार कह रहा हूं, समझिएगा, दोहराइएगा, तब याद हो जाएगा, यही याद हो जाएगा। ध्यान रखिए, प्रारूप संविधान का पहला वाचन। और अंबेडकर साहब ने जो पहला वाचन के लिए जो प्रारूप संविधान प्रस्तुत किया, उस प्रारूप संविधान में ध्यान दीजिएगा 315 अनुच्छेद थे, 315 आर्टिकल्स थे, 315। और जब प्रारूप संविधान स्वीकृत हुआ, किस दिन, 26 नवंबर 1949 को, तो इसमें आर्टिकल्स थे 395। ध्यान दीजिए, प्रारूप संविधान और पूर्ण संविधान। आज समझने का ज्यादा है, ध्यान रखिए, आज बहुत समझना है, महत्वपूर्ण चीजें लिखा तो रही हूं मैं साथ में, आज समझने वाला पोर्शन ज्यादा है, बहुत ज्यादा पोर्शन है समझने का, पेपर में पूछता है वो बार बार इन चीजों को। प्रारूप संविधान जो अंबेडकर साहब लाए 315 अनुच्छेदों के साथ, ध्यान रखिए, और अंबेडकर साहब ने इसको प्रेजेंट किया, और जब ये अधिवेशनों में, वाचनों में स्वीकृत होता गया, चर्चा होती गई इस पर, समितियों के प्रतिवेदन आते गए, रिपोर्ट्स आती गई समितियों की, तो ऐसी कंडीशन में 395 आर्टिकल्स, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को जब बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो 395 आर्टिकल। अब ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, जो आपकी इन किताबों में नहीं मिलेगी, बहुत रेयर बुक्स में उपलब्ध हैं, लोकसभा के डॉक्यूमेंट्स में उपलब्ध है। ध्यान दीजिए, जब आर्टिकल्स के नंबर ही अलग हैं, आर्टिकल्स के नंबर ही अलग हैं, तो इसका मतलब आज जो आर्टिकल जिस नंबर पे है, उस समय उस आर्टिकल का नंबर चेंज था। आज जो आर्टिकल जिस नंबर पर है, उसका नंबर प्रारूप संविधान में अलग था। जैसे उदाहरण दे देता हूं, ध्यान दीजिए, उदाहरण दे रहा हूं मैं, आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लिख के बताइए कमेंट में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता, ये कौन सा अनुच्छेद है? आज की डेट में कौन सा अनुच्छेद है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता, एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर बताऊंगा प्रारूप संविधान में कौन सा आर्टिकल था। ये आप समझ पाएंगे कैसे चली होंगी चीजें। लिखिए, फटाफट से लिख के बताइए कि कौन सा आर्टिकल है एक समान नागरिक संहिता का। ध्यान दीजिए, उदाहरण के लिए, एक समान नागरिक संहिता, ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड।
कौन सा आर्टिकल? वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, हाँ आर्टिकल 44, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, वर्तमान संविधान में आर्टिकल 44, बिल्कुल। और अब ध्यान दीजिए, प्रारूप संविधान में कौन सा आर्टिकल था ये? रोचक बात, अनुच्छेद 35। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, हाँ गोवा में लागू, हाँ बिल्कुल। ध्यान दिए जो बात मैं कह रहा हूं, वर्तमान संविधान आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 वर्तमान संविधान में आर्टिकल 44, और प्रारूप संविधान में अनुच्छेद 35 आर्टिकल 35। आप मेरी बात समझ गए क्या? फिर से बोल रहा हूं, प्रारूप संविधान के कितने आर्टिकल हैं? 315। जो संविधान पूर्ण बना उसमें 395, 315 और 395 आर्टिकल्स की सीरीज में अंतर आएगा ना, आर्टिकल्स की सीरीज में अंतर आ गया। इसलिए संविधान सभा में जब चर्चा हुई, एक उदाहरण दिया मैंने आपको, एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये मिलेगा नहीं किसी आपकी सामान्य किताबों में। ध्यान रखिए, चुनिंदा बुक्स में मिलती है चीजें, बार बार बता रहा हूं। तो ये चूंकि चर्चित है इसलिए मैंने इसका उदाहरण दिया, ये बहुत चर्चित है इसलिए उसका उदाहरण दिया। ध्यान दीजिए जो लाइन मैं कह रहा हूं। इसी प्रकार वर्तमान संविधान में नागरिकता, वर्तमान संविधान में नागरिकता कहां पर है? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। ध्यान दीजिए, अंतर बता रहा हूं, वर्तमान संविधान में नागरिकता अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। ठीक है ना? कोई भाई कहीं बात हो जाए, कभी कोई पूछ ले कि साहब जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसमें कम अनुच्छेद थे, आज वाले में ज्यादा अनुच्छेद हैं, कैसे ये मैच कैसे होता था इसका? तब आप बताइएगा, उस समय अनुच्छेद अलग थे, बाद में अलग हुए हैं। समझ पा रहे हैं जो बात मैं कह रहा हूं? तो मैंने दो उदाहरण दे रहा हूं मैं। पहला उदाहरण दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आर्टिकल 44 है आज की डेट में, हाँ बिल्कुल। तो ये वर्तमान संविधान में अनुच्छेद 5 से 11, लेकिन प्रारूप संविधान में केवल केवल अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 5 के खंड तथा अनुच्छेद 6, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता, प्रारूप संविधान में केवल अनुच्छेद 5 और 6 में। तो कैसे मैच किया होगा? कैसे मैच किया गया होगा? अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 5 के कुछ खंड, 5A, 5B, 5C, ऐसे आर्टिकल चले। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 5, फिर 5A, फिर 5B, फिर 5C, इस तरह से उन्होंने नए अनुच्छेद कर दिए, 5A, 5B, 5C और अनुच्छेद 6, वही कालांतर में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक बने। ध्यान दिए जो लाइन में कह रहा हूं, वर्तमान संविधान में नागरिकता अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक, प्रारूप संविधान में केवल अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 5 के खंड और अनुच्छेद 6। ठीक है, क्लियर है स्थिति? तो इसलिए 7वां अधिवेशन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया। एक बात और जो लिखिए, आप लोग लिखिएगा, सातवें अधिवेशन में अंबेडकर ने
7वें अधिवेशन में अंबेडकर ने संविधान की आलोचनाओं का भी उत्तर दिया। लिखें इसको एक बार। 7वें अधिवेशन में अंबेडकर ने संविधान की आलोचनाओं का भी उत्तर दिया, आलोचनाओं का खंडन कर दिया, आलोचनाओं का खंडन कर दिया। ध्यान दीजिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, आलोचनाओं का उत्तर दिया। क्या आलोचना है अभी बताता हूं। 7वें अधिवेशन में अंबेडकर ने संविधान की आलोचनाओं का उत्तर दिया। ध्यान दीजिए क्या आलोचना की जा रही है। आलोचना की जा रही है कि भारत का प्रारूप संविधान जो बना दिया है वो मौलिक नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। समझ पा रहे? भारत का संविधान मौलिक नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, कॉपी किया गया है। 1935 के अधिनियम से ले लिया, ब्रिटेन से ले लिया, अमेरिका से ले लिया, आयरलैंड से ले लिया, दक्षिण अफ्रीका से ले लिया, जर्मनी से ले लिया, फ्रांस से ले लिया, सोवियत संघ से ले लिया, कनाडा से ले लिया। आप समझ पा रहे हैं? पेपर में आता है ना आपके कहां से क्या चीज ली गई, मैं बात करूंगा उसकी। लेकिन ध्यान दीजिए आलोचना की जा रही है क्या, किस दिन? 4 नवंबर 1948 से पहले। फिर अंबेडकर साहब उस आलोचना का स्पष्टीकरण देंगे, उत्तर देंगे। जो सुनिए मुझसे, ये मेंस में काम आता है, ये लैंग्वेज मेंस में काम आएगी। ध्यान दीजिए जो लाइन में कह रहा हूं, री के साथ मेंस की बात भी कर रहा हूं मैं बार बार, दोनों का इंटीग्रेटेड बात कर रहा हूं बार बार। क्या कह रहे हैं अंबेडकर? आलोचना क्या की जा रही है? संविधान मौलिक नहीं है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओरिजिनल। क्यों? क्योंकि विभिन्न देशों के संविधानों से स्रोत लिए गए हैं, विभिन्न देशों के संविधानों से स्रोत लिए गए हैं। ब्रिटेन से कुछ ले लिया, फ्रांस से कुछ ले लिया, अमेरिका से ले लिया, अन्य देशों से ले लिया, 1935 के अधिनियम से ले लिया। अंबेडकर साहब क्या कहते हैं? बड़ी शानदार स्पीच है साहब, बहुत शानदार स्पीच सुनिए। अंबेडकर कहते हैं लिखित संविधानों को प्रारंभ हुए बहुत कम समय हुआ है। अंबेडकर क्या कहते हैं? लिखित संविधानों को प्रारंभ हुए बहुत कम समय हुआ है, केवल 1 सदी से ज्यादा ही तो हुआ है, 150-200 साल तो हुए हैं। अंबेडकर कह रहे हैं लिखित संविधानों को प्रारंभ हुए बहुत कम समय हुआ है, और इसलिए अंबेडकर कहते हैं कि संविधान के मौलिक सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत, ओरिजिनल प्रिंसिपल्स पर सभी लोग एकमत होते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, जो लाइन मैं कह रहा हूं ध्यान दीजिएगा। मुझे दिख रहा है आप लोग देख रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं इस चीज को। अंबेडकर कह रहे हैं लिखित संविधानों का इतिहास प्रारंभ हुए अभी बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, इसलिए संविधान के बेसिक प्रिंसिपल पे सभी विद्वान एकमत होते हैं। नया सिद्धांत कहां से आएगा? बेसिक प्रिंसिपल अभी तो डेवलप ही हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए यदि किसी देश के संविधान से, अंबेडकर कह रहे हैं, बार बार बोल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, अंबेडकर साहब कह रहे हैं बात, ध्यान दीजिए। अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूं कि दुनिया के लिखित संविधान बहुत पुराने नहीं हैं, इसलिए संविधान के बेसिक सिद्धांतों पर लोग एक मत होते हैं। इसलिए अगर किसी देश के संविधान से कुछ ग्रहण कर लिया जाए, किसी देश के संविधान से कुछ ग्रहण कर लिया जाए, तो इसमें किसी प्रकार की चोरी नहीं है। यदि किसी देश के संविधान से कुछ ग्रहण कर लिया जाए, कुछ ले लिया जाए, तो इसमें किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं है, किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं है। बल्कि क्या करने जा रहे हैं? हम उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर रहे हैं, अपने हिसाब से उपयोग कर रहे हैं, अपने हिसाब से परिवर्तित कर रहे हैं। ये सेंटेंस दिमाग में बैठा लेना अंबेडकर साहब का। मेंस में क्वेश्चन आता है संविधान सभा की आलोचनाएं, उस समय पर ये सेंटेंस लिख सकते हो आप लोग। आपने सुना क्या जो मैंने कहा? एक बार कमेंट करके फटाफट बताइए, मुझे पता चले कि हाँ समझे साहब। लिखित संविधानों का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स पे सभी विद्वान एकमत होते हैं।
तीसरी बात, यदि किसी देश के संविधान से कुछ लिया जाए तो कोई चोरी नहीं है। चौथी बात, मुख्य बात यह है कि हम उसे कैसे उपयोग में लाते हैं, कैसे उसका परिवर्तन करते हैं, कैसे उसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसे रूपांतरित करते हैं। तो ये 4 बातें अंबेडकर साहब के उस स्पीच की मैंने आपको बताई, ध्यान रखिएगा। तो प्रारूप संविधान का पहला वाचन प्रारंभ हो गया, 7वां अधिवेशन, अंबेडकर साहब का स्टेटमेंट समझ आ गया आप लोगों को, है ना? ध्यान दीजिए, अंबेडकर साहब का स्टेटमेंट समझ आ गया होगा, कितने दूरदर्शी हैं, कितना बड़ा दृष्टिकोण है अंबेडकर साहब का, तो ये हमको ध्यान रखना है। इसलिए आज से यदि कोई भी व्यक्ति कहे कि साहब संविधान में दूसरे देशों से ग्रहण किया गया है, तो आप बोलिएगा बिल्कुल लिया है, लेकिन उसमें हमने चेंज किए हैं, अपने हिसाब से बदला है भारत के संविधान को, और किसी देश से कुछ ग्रहण करने में कोई चोरी नहीं है, क्योंकि बेसिक चीजें तो सभी जगह एक होती हैं। तो अगर कहीं से कुछ ग्रहण किया भी है ना, तो ग्रहण करने के बाद अपने देश की आवश्यकता और अपने देश की परिस्थितियों से उसमें बदलाव किया है, अपने देश की आवश्यकता और अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से उसमें परिवर्तन किया है। इसलिए कोई चोरी नहीं है, कोई बुराई नहीं है इसमें, है ना? ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, फटाफट से अब लिखेंगे वापस से। हाँ, अब लिखिएगा, संविधान सभा का 8वां अधिवेशन, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा का 8वां अधिवेशन 16 मई 1949 से 16 जून 1949 तक, लिखिए, लैंग्वेज डालिए। 8वां अधिवेशन 16 मई 1949 से 16 जून 1949 तक, फिर लिखिए, इस अधिवेशन में भारत द्वारा राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ, है ना? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ की सदस्यता पर विचार हुआ। लिखिएगा, 2 लाइनें इसकी महत्वपूर्ण, फिर समझाता हूं। 8वां अधिवेशन 16 मई 1949 से 16 जून 1949 तक, इस अधिवेशन में भारत द्वारा राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ की सदस्यता पर विचार हुआ। ध्यान दीजिएगा, लाइन जो कह रहा हूं, ध्यान दीजिए। इस अधिवेशन में राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ की सदस्यता, है ना, 16 मई 1949 से 16 जून 1949, समझिए जो लाइन कह रहा हूं। देखिए, ध्यान दीजिए, लिखना नहीं है अभी। राष्ट्रमंडल, ध्यान दीजिए, लिखना नहीं है अभी, आप समझिए इसको। राष्ट्रमंडल वो संगठन जिसमें वो सारे देश शामिल जो अतीत में ब्रिटेन के उपनिवेश थे या ब्रिटेन की साम्राज्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत थे। ध्यान दीजिए, राष्ट्रमंडल लिखना नहीं है, समझिए, उन देशों का समूह जो ब्रिटेन की औपनिवेशिक व्यवस्था, ब्रिटेन की औपनिवेशिक व्यवस्था में
ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर या उसके अधीन रह चुके थे। ध्यान दीजिए, जो लाइन मैं कह रहा हूं इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दीजिए। राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह जो ब्रिटेन की औपनिवेशिक व्यवस्था, ध्यान दीजिए, उन देशों का समूह जो ब्रिटेन की औपनिवेशिक व्यवस्था। ऐप पे सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अगर इस समय कुछ नहीं भी लिख पा रहे हैं आप, है ना, इस समय नहीं भी लिख पा रहे हैं इस चीज को, तो ये रहेगा आपके पास हमेशा। तो औपनिवेशिक व्यवस्था में ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर या उसके अधीन, है ना। हाँ, ध्यान दीजिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इस समय जुड़िए फटाफट से इससे। उन देशों का समूह जो ब्रिटेन की औपनिवेशिक व्यवस्था में ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर या उसके अधीन रह चुके थे। तो अब दिक्कत क्या होगी, दिक्कत क्या होगी, राष्ट्रमंडल की सदस्यता का प्रभाव क्या चर्चा हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्री में आता है, ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बार बार कह रहा हूं, मुझे दिख रहा है आप लोग देख रहे हैं मेरी तरफ, बोर्ड की तरफ, ध्यान दीजिए। मैं जो कहने जा रहा हूं लाइन उसे समझिए कि राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है उसका प्रभाव भारत की प्रभुसत्ता पर, भारत की संप्रभुता पर पड़ता, यह कहा जा रहा है संविधान सभा में। क्यों क्यों कहा जा रहा है, मैंने लाइन लिखी इसके पीछे कि राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जो ब्रिटेन के गुलाम थे, सीधी सी बात, ब्रिटेन के उपनिवेश थे, कॉलोनीज थी, ब्रिटेन की कॉलोनीज बनाई गई, ब्रिटेन का साम्राज्यवाद था, ब्रिटेन की दास्ता में थे, उसके अधीन थे। अब वो सारे देश स्वतंत्र हो रहे हैं तो उनका एक संगठन बनाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड राष्ट्रमंडल, उसे कहा जा रहा है कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल। और कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष कौन होगा, ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन के सम्राट। तो सारे देश जो स्वतंत्र हो रहे हैं, जो प्रभुसत्ता, देखिए ध्यान दीजिए, जो स्वतंत्र हो रहे हैं या जो संप्रभुता प्राप्त कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये ब्रिटेन के निर्देशों, ब्रिटेन के आदेशों के अंतर्गत फिर से आ जाएं। समझ पा रहे हैं जो बात मैं कह रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए, ऐसा तो नहीं है कहीं कि ये ब्रिटेन की उस व्यवस्था के भीतर वापस आ जाएं, ऐसा तो नहीं है। तो तात्पर्य क्या है, आठवें अधिवेशन में, ध्यान दीजिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, आठवें अधिवेशन में भारत उस कॉमनवेल्थ का मेंबर रहे या ना रहे इस पर विचार हुआ, क्योंकि इस आठवें अधिवेशन से पहले भारत एक सम्मेलन में राष्ट्रमंडल की सदस्यता पर बात कर चुका था और अब इसको औपचारिक स्वीकृति लेनी थी, कहां, संविधान सभा से, संविधान सभा से इसको औपचारिक स्वीकृति लेनी थी। तो प्रश्न क्या उठ रहा है कि भारत अगर राष्ट्रमंडल का मेंबर बन गया तो कहीं भारत की प्रभुसत्ता पर अंतर तो नहीं आ जाएगा, भारत तो स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन अगर अब भी राष्ट्रमंडल का मेंबर बन गया तो कहीं उससे भारत की सदस्य, भारत की जो प्रभुसत्ता है, भारत की जो सर्वोच्चता है, भारत की जो स्वाधीनता है, उस पर कहीं कोई फर्क तो नहीं पड़ जाएगा। तब नेहरू इसका उत्तर दे रहे हैं, वो लिखिए आप लोग, नेहरू इसका उत्तर दे रहे हैं, ध्यान रखिए, नेहरू क्या उत्तर दे रहे हैं, देखिए, लिखिएगा। आठवें अधिवेशन में, आठवें अधिवेशन में नेहरू ने कहा कि, आठवें अधिवेशन में नेहरू ने कहा कि, लिखिएगा लैंग्वेज, राष्ट्रमंडल की सदस्यता, राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से किया गया समझौता है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से किया गया समझौता है और इसे स्वेच्छा से
इसे स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकेगा। लिखिए, लैंग्वेज लिखिए। आठवें अधिवेशन में, आठवें अधिवेशन में नेहरू ने कहा कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से किया गया समझौता जिसे स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकेगा। लैंग्वेज डालिएगा। मतलब इससे प्रभुसत्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब, इससे प्रभुसत्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ध्यान दीजिए, आठवें अधिवेशन में नेहरू ने कहा कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से किया गया समझौता है, इसे स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकेगा। यानी हम जब चाहेंगे राष्ट्रमंडल के मेंबर बनेंगे और जब चाहेंगे राष्ट्रमंडल के मेंबर नहीं रहेंगे। यानी हम स्वतंत्र हैं अपना डिसीजन लेने के लिए, और जो अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है वो संप्रभु है। राष्ट्र जो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है वो राष्ट्र संप्रभु है, सॉवरिन है। सॉवरिन, फ्री और सॉवरिन, स्वतंत्र और प्रभुसत्ता संपन्न, स्वतंत्र और संप्रभु, फ्री एंड सॉवरिन। बार बार बोल रहा हूं, है ना, ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहा हूं इस बात को। तो साहब ये हो गया आठवें अधिवेशन की बात। आठवां अधिवेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, ध्यान दीजिए जो लाइन में कह रहा हूं। आठवां अधिवेशन 16 मई 1949 से 16 जून 1949 तक। हाँ ध्यान दीजिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिए, 16 मई 1949 से 16 जून 1949 तक। इस अधिवेशन में भारत द्वारा राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ की संस्था पर विचार हुआ। ध्यान दीजिए, राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह जो ब्रिटेन की औपनिवेशिक व्यवस्था के मेंबर रह चुके हैं। राष्ट्रमंडल की संस्था का प्रभाव भारत की संप्रभुता पर, यह प्रश्न उठा आठवें अधिवेशन में। हमने उत्तर दिया नेहरू जी ने, बहुत चर्चा हुई है इस पर, बहुत सारी डिबेट है इस पर। राष्ट्रमंडल की संस्था को लेकर बहुत सारी डिबेट है, बहुत सारी बहस है उस दिन इस आठवें अधिवेशन में। और नेहरू जी ने जवाब दिया है शानदार इसमें कि राष्ट्रमंडल की संस्था स्वेच्छा से किया गया समझौता है जो स्वेच्छा से कभी भी समाप्त किया जा सकेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा जो लाइन में कह रहा हूं। अब नौवां अधिवेशन फटाफट से लिखिए। संविधान सभा का नौवां अधिवेशन, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा का नौवां अधिवेशन लिखिएगा 30 जुलाई 1949 से 18 सितंबर 1949 तक। नौवां अधिवेशन लिखिए मेरे साथ, संविधान सभा का नौवां अधिवेशन 30 जुलाई 1949 से 18 सितंबर 1949 तक, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़ा अधिवेशन है, सबसे लंबा अधिवेशन है संविधान सभा का। संविधान सभा का सबसे लंबा अधिवेशन है ये, ध्यान रखिए। इसमें लैंग्वेज डालिए, यह संविधान सभा का सबसे बड़ा या सबसे लंबा अधिवेशन रहा। ध्यान दीजिए जो लाइन में कह रहा हूं, सबसे बड़ा या सबसे लंबा अधिवेशन रहा। लगभग 38 दिन के आसपास था ये, और ये संविधान सभा का सबसे बड़ा या सबसे लंबा अधिवेशन रहा। मान लीजिए पूछ ले, वैसे जनरल तो नहीं पूछते, फिर भी पूछ ले तो ध्यान रहे हमें कि नौवां अधिवेशन 30 जुलाई 1949 से 18 सितंबर 1949 तक। ध्यान रखिए, संविधान सभा का सबसे बड़ा या सबसे लंबा अधिवेशन रहा ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक लाइन और डाल लीजिए इसमें, हाँ लिखिए। नौवें अधिवेशन में भाषा की समस्या, भाषा की समस्या या
भाषा के प्रावधान को स्वीकार किया गया। ध्यान दीजिए, लिखिए इस लैंग्वेज को। 9वें अधिवेशन में भाषा के प्रावधान को स्वीकार किया गया। लैंग्वेज है ना, ध्यान दीजिए, लैंग्वेज। भारतीय संविधान में भाषा का जो प्रावधान है, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक, भाग 17 में, ध्यान दीजिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, भाग 17 अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351, वो भाषा संबंधी प्रावधान 9वें अधिवेशन में। एक लाइन और डालिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। आप लिखिए, लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, पेपर में आ सकता है। भाषाई प्रावधानों की रचना करते समय, भाषाई प्रावधानों की रचना करते समय मुंशी आयंगर फॉर्मूला चर्चित रहा, है ना, ध्यान रखिए। भाषाई प्रावधानों की रचना करते समय, मुंशी आयंगर फॉर्मूला, मुंशी आयंगर कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और एन गोपालस्वामी आयंगर, ये चर्चित रहा। ठीक है, ध्यान रखिए, मुंशी आयंगर फॉर्मूला, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और एन गोपाल स्वामी आयंगर, ये चर्चित रहा। ठीक है, ध्यान दिए जो लाइन मैं कह रहा हूं। ठीक है, भाषाई प्रावधानों की रचना करते समय मुंशी आयंगर फॉर्मूला, ये पूछ लिया जाता है। ध्यान दीजिए जो लाइन मैं कह रहा हूं। हाँ, आप प्रश्न कर रहे हैं कि साहब ब्रिटेन तो देशों को गुलाम बना रहा था और फिर वो लोकतंत्र के लिए विश्व युद्ध क्यों लड़ रहा था? क्योंकि खुद लोकतंत्र था। समझिए, खुद लोकतांत्रिक था ना, इसलिए वो क्या कह रहा था, वो जब दो देशों को गुलाम बनाता था तो व्यापार करने गया था पहले। ये तो ध्यान है ना आपको, ब्रिटेन सेना लेकर हमला करने नहीं गया, उसके व्यापारी पहले गए, व्यापारिक उद्देश्यों से गए, और बाद में उन राष्ट्रों की कमजोरियां, उन राष्ट्रों की परिस्थितियां, उन राष्ट्रों की मजबूरियों का लाभ लेकर या उनको लड़ाकर अपनी सत्ता स्थापित की ब्रिटेन ने। लेकिन बावजूद उसके ब्रिटेन विश्व में स्वतंत्रता, कानून के शासन, लोकतंत्र, न्याय, समानता, इनका प्रचार करता रहा। भाई भारत में भी तो आप ध्यान दीजिए, हमें भारत को गुलाम बनाया, नो डाउट, लेकिन उसके बाद भी भारत में संवैधानिक सुधार के कानून आते रहे ना धीरे धीरे। तो ब्रिटेन ये कहने का हकदार था, मेरी बात समझिएगा, बहुत गहन बात है ये, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ब्रिटेन ये कहने का हकदार था कि साहब मैं दुनिया भर में लोकतंत्र का प्रसार कर रहा हूं, लोकतंत्र का प्रचार कर रहा हूं, विश्व में जहां लोकतंत्र नहीं है लोकतंत्र सिखाना चाहता हूं, लोकतंत्र के में एजुकेट करना चाहता हूं, शिक्षित करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं प्रतिनिधित्व क्या होता है, निर्वाचन क्या होता है, उत्तरदायी शासन क्या होता है। उसने अपनी थ्योरीज गढ़ी। देखिए क्या है कि विश्व राजनीति जो है वो शक्ति की भाषा समझती है ज्यादा, शांति की तो समझती है, सहयोग की भी समझती है, लेकिन ज्यादा शक्ति की भाषा समझती है। और ब्रिटेन उसे महाशक्ति है, आप ये ध्यान दीजिए भाई, ब्रिटेन उसे महाशक्ति है, और इसलिए वो महाशक्ति है तो महाशक्ति के रूप में अपने विचारों का प्रसार कर रहा है। लेकिन आप इतना तो तय मानिए ना कि यदि वो विचारों का प्रसार कर भी रहा है तो कौन से विचारों का, लोकतंत्र का। अगर इसके उलट, इससे उल्टा मान लीजिए जर्मनी ऐसा करता उस समय, आज नहीं उस समय का हिटलर का जर्मनी, और या फिर मुसोलिनी का इटली ऐसा करता, तो वो क्या करते, निरंकुशता का प्रचार करते, वो लोकतंत्र का नहीं करते। तो मेरी बात ध्यान दीजिएगा, आप समझिए, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत गहन बात है ये, कि ब्रिटेन जो दूसरों को गुलाम बना रहा है, खुद लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहा है। तो वो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर, जिसकी मैंने एक दिन बात पहले भी अपनी क्लास में की थी, थोड़ा डिटेल मैंने करी थी उसकी, फिर कभी
इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो कभी डिटेल करेंगे इसको, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आज केवल इसका एक संदर्भ आपने पूछा इसलिए समझिएगा इसको कि लोकतंत्र वहां प्रारंभिक रूप में आया है 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, बहुत पहले 2500 साल पहले तो यूनान में देखा गया, एथेंस में देखा गया लोकतंत्र के बीज। लेकिन पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के बाद उदारवाद के साथ डेमोक्रेसी कहां पर आई? यूरोप में, और ब्रिटेन उसका चैंपियन निकला और ब्रिटेन विश्व भर में फैल गया। इसलिए ब्रिटेन ने कहा कि हम दुनिया को डेमोक्रेसी सिखाना चाहते हैं। उसके लिए उसने कुछ थ्योरीज गढ़ी। वो तो देखिए, महाशक्ति कहीं जाएगी तो दूसरे राष्ट्रों में अपना विचारों का, अपने लक्ष्यों का प्रचार प्रसार तो करेंगे। कोई निस्वार्थी तो नहीं है ना, सबके स्वार्थ, सबके हित जुड़े हुए हैं। आप ध्यान दीजिए, सबके हित जुड़े हुए हैं। लेकिन ये तो तय बात है ना कि ब्रिटेन का हित कौन सा है? लोकतंत्र का प्रसार। ब्रिटेन का हित है लोकतंत्र को फैलाइए, और इसलिए उसने कहा कि साहब दूसरा विश्व युद्ध एक तरफ लोकतंत्र है और एक तरफ अधिनायक तंत्र है। यदि हम जीते तो लोकतंत्र जीतेगा, और यदि ये जीते तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और लोकतंत्र जीता, ब्रिटेन जीता, फ्रांस जीता, अमेरिका जीता। और उसका फायदा क्या निकला? भैया आप ये तो मानिए कि दूसरा विश्व जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसके कारण विश्व भर में विभिन्न गुलाम राष्ट्रों को आजादी मिली, लोकतंत्र की जीत। हाँ, आप प्लेटो लिख रहे हैं, हाँ बिल्कुल। यूनान में जब एथेंस की बात होती है, प्लेटो की बात होती है। यूनान में जब बात होती है तो अरस्तु की बात होती है। तो डेमोक्रेसी वहां 2500 साल पहले, 2300 साल पहले, 2400 साल पहले डेमोक्रेसी के लक्षण दिखते थे। लेकिन डेमोक्रेसी अपने मैच्योर रूप में, अपने समझदार रूप में कहां दिखाई दी? यूरोप में, ब्रिटेन में दिखाई। इसलिए उसने कहा कि हम साहब विश्व में लोकतंत्र फैलाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको। फिर किस दिन और आईआर पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, है ना। वापिस से यहां आइए आप, जो मैं कह रहा हूं लाइन आपको देखिए, ध्यान दीजिए। जो लाइन मैं कहना चाह रहा हूं इसे समझिएगा कि भाषाई प्रावधानों की रचना करते समय मुंशी आयंगर फॉर्मूला। एक लिख रहे हैं गुरुजी तालिबान पर चर्चा कब करोगे? तालिबान पे चर्चा करने की जरूरत है क्या? वो तो अखबार में खूब आ रहा है। चर्चा की जरूरत है क्या तालिबान पे? चलो एक दिन का रख लेंगे। मैं थोड़ा सा देखता हूं, थोड़ा सा टाइम मिलता है एक दिन तो मैं करूंगा। आप लोग कह रहे हैं तो कर लेंगे चर्चा। ठीक है, एक दिन वही चर्चा करेंगे 1-2 घंटे। ठीक है, केवल तालिबान पे नहीं, पूरा अफगानिस्तान पे करेंगे ढंग से। ठीक है, अमेरिका पे भी हो जाएगी थोड़ा बहुत चर्चा, पाकिस्तान पे भी हो जाएगी। ठीक है, और भी देशों पे हो जाएगी आसपास, तो कर लेंगे बिल्कुल जल्दी। मैं बना लेता हूं उसका एक बार मैटर वगैरह बना लेता हूं, फिर चर्चा करते हैं अच्छे से, है ना। बाकी अखबारों में तो आ ही रहा है, लेकिन करेंगे, चर्चा करेंगे, पक्का करेंगे। ठीक है, प्रॉमिस है? ध्यान दीजिए, मुंशी आयंगर फॉर्मूला ध्यान रखिए। मैं एक बात आपसे कहने जा रहा हूं, ये ध्यान रखना है आपको। मुंशी आयंगर फॉर्मूला ये 2013 या 2016 में मेंस में भी क्वेश्चन आया है मुंशी आयंगर फॉर्मूले का। ध्यान दीजिए, 2013-2016 का पेपर आप अगर उठाएंगे तो उस समय आरएएस में मुंशी आयंगर फॉर्मूला मेंस में पूछा गया है। क्या है ये? भाषाई प्रावधान वाला मुंशी आयंगर फॉर्मूला। क्या है? ध्यान दीजिए, मुंशी आयंगर फॉर्मूला क्या है? इसमें क्या किया गया? मुंशी आयंगर फॉर्मूले में जो भाषाई प्रावधान है उनका रचना में सहयोग किया गया। एक कमेटी गठित हुई संविधान सभा में भाषाई प्रावधानों पर, जिसमें कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और एन गोपाल स्वामी आयंगर ने इस पर डिटेल्ड काम किया। ध्यान दीजिए, आज एक चीज ध्यान रखिएगा, शाम को या रात तक मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं अपने जो मेरी बुक आ रही है उसके एक चैप्टर की विषय सूची डालूंगा। तो भाषा वाली की डाल दूंगा मैं भले आज, या फंडामेंटल राइट्स की, उससे आपको पता चलेगा कि मैंने वो चीजें दी है, मुंशी आयंगर फॉर्मूला वगैरह सब कुछ दिया है। ठीक है, मैं रात तक 8-9 बजे तक या 10 बजे तक एक पीडीएफ उसका डालूंगा, केवल एक चैप्टर की विषय सूची डालूंगा, 1 या 2 चैप्टर्स की, फंडामेंटल राइट्स की भी डालूंगा और भाषा वाले की भी डालूंगा। आपको दिखेगा मुंशी आयंगर फॉर्मूला भी मैंने बता रखा है ना। कुछ नोट्स भी मैं 1-2 दिन में उसमें डालूंगा। ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल जिसमें आप लोग सब जुड़े हुए हैं, काफी पिछले दिनों 10-1 दिन में काफी लोग जुड़ गए हैं आप लोग, तो उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहां तो मैं बात कर ही रहा हूं, ये बता रहा हूं। तो मुंशी आयंगर फॉर्मूला ये हम ध्यान देंगे थोड़ा सा अच्छे से कि मुंशी आयंगर फॉर्मूले में भाषाई प्रावधानों को लेकर विचार विमर्श किया गया, भाषाई प्रावधान स्वीकार किए गए। तो मुंशी आयंगर फॉर्मूला भाषाई प्रावधानों से क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में प्री में, मुंशी आयंगर फॉर्मूले का संबंध किससे है? भाषाई प्रावधान से, आपातकाल से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, फंडामेंटल राइट से। क्वेश्चन बन गया ना प्री का ऑब्जेक्टिव। आप समझ पा रहे हैं जो बात मैं कह रहा हूं? एक क्वेश्चन बन गया बढ़िया कि मुंशी आयंगर फॉर्मूला किससे संबंधित है? संघवाद से संबंधित है, भाषा से संबंधित है, आपातकाल से संबंधित है, संविधान संशोधन से संबंधित है। आप टिक कर देना भाषाई प्रावधान पे, एक क्वेश्चन तैयार हो गया हमारा। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे, है ना।
तो खैर चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट हम लें इस पे। हाँ ध्यान दीजिएगा, अब ले रहे हैं हम संविधान सभा का 10वां अधिवेशन। ध्यान दिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन। छह अक्टूबर 1949 से और 17 अक्टूबर 1949 तक। ध्यान दीजिए, लिखिएगा साथ साथ, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1949 से 17 अक्टूबर 1949 तक। 1949 6 अक्टूबर 1949 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या खासियत हुई है, लिखिए। प्रारूप संविधान का दूसरा वाचन, है ना, ध्यान दीजिए, प्रारूप संविधान का दूसरा वाचन। ठीक है, प्रारूप संविधान का दूसरा वाचन, इसको ध्यान दीजिएगा, टिक रखिएगा इसको। प्रारूप संविधान का दूसरा वाचन, सेकंड रीडिंग, क्वेश्चन पूछ ले, सेकंड रीडिंग कब हुई? 10वें अधिवेशन में 6 अक्टूबर 1949 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ध्यान रखिए, प्रारूप संविधान का दूसरा वाचन। और इसी अधिवेशन में 17 अक्टूबर 1949 को 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना को संविधान का अंग बनाया गया। ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण बात, लिखिएगा इसको लिखिएगा, इसी अधिवेशन में 17 अक्टूबर 1949 को 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना को संविधान का अंग बनाया गया। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाए, प्रस्तावना को संविधान का अंग 10वें अधिवेशन में दूसरे वाचन में, डेट 17 अक्टूबर। 3 क्वेश्चन बन गए। प्रस्तावना संविधान के कौन से अधिवेशन में स्वीकृत हुई? 10वें अधिवेशन में। कौन से वाचन में? दूसरे वाचन में। किस तिथि को? 17 अक्टूबर को। ध्यान रहेगा क्या? 3 क्वेश्चन बन रहे हैं इस एक लाइन से। प्रस्तावना को संविधान में कब स्वीकार कर लिया गया, कब उसका अंग बना लिया गया प्रस्तावना को? 10वें अधिवेशन में, दूसरे वाचन में, 17 अक्टूबर 1949 को। ध्यान रखना, मैं प्रस्तावना जब पढ़ाऊंगा, अगला टॉपिक प्रस्तावना होगा, उस समय फिर से इस बात को उठाऊंगा मैं। ध्यान रखिएगा तब तक बिल्कुल अच्छे से, एग्जाम तक ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, इस चीज को फिर से उठाऊंगा मैं वहां पर। प्रस्तावना किससे आई? उद्देश्य प्रस्ताव से। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ था? 13 दिसंबर 46। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत कब हुआ था? 22 जनवरी 47। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना के रूप में कन्वर्ट हुआ और प्रस्तावना कब स्वीकृत हुई? 10वें अधिवेशन में, दूसरे वाचन में, 17 अक्टूबर 1949। रटिएगा, बिल्कुल याद करिएगा, अच्छे से समझिएगा, याद रहना चाहिए। 10वां अधिवेशन, ध्यान रखिए क्या कह रहे हैं 10वें अधिवेशन में संविधान सभा का। ध्यान दीजिए जो लाइन में कह रहा हूं, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1949 से 17 अक्टूबर 1949 तक। प्रारूप संविधान का दूसरा वाचन, इस अधिवेशन में 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना को संविधान का अंग बनाया गया। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में तिथि संविधान को स्वीकार करने की है 26 नवंबर 1949।
ध्यान रखिए, फिर से बोल रहा हूं, प्रस्तावना में तिथि 26 नवंबर 1949 संविधान को स्वीकार करने की, लेकिन प्रस्तावना को स्वीकार किस दिन किया गया? 17 अक्टूबर 1949 को। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखिएगा, संविधान सभा का 11वां अधिवेशन, संविधान सभा का 11वां अधिवेशन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। फिर से बोल रहा हूं, संविधान सभा का 11वां अधिवेशन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। फिर लिखिए आगे, फिर लिखिए, इस अधिवेशन में प्रारूप संविधान का तीसरा वाचन हुआ। ध्यान दीजिए, इस अधिवेशन में प्रारूप संविधान का तीसरा वाचन, ये पूछते हैं पेपर में, ध्यान देना भैया। इस अधिवेशन में प्रारूप संविधान का तीसरा वाचन, थर्ड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ध्यान रखिए। 11वां अधिवेशन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। बार बार बोल रहा हूं, इस अधिवेशन में प्रारूप संविधान का तीसरा वाचन, थर्ड रीडिंग हुई है, थर्ड रीडिंग, ध्यान रखिए। और आगे अभी समझाऊंगा मैं इसको, एक बार लिखिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्मित और स्वीकृत हुआ। ध्यान रखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्मित और स्वीकृत हुआ। छब्बीस नवंबर 1949 को सोलह अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा, 16 अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से लागू हो गए। लिखते जाइए, मैं समझाऊंगा अभी। 26 नवंबर 1949 संविधान निर्मित और स्वीकृत। ध्यान दीजिए, निर्मित और स्वीकृत 26 नवंबर 1949। 16 अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से लागू हो गए, 16 अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से लागू हो गए। बार बार कह रहा हूं, 16 अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से लागू हो गए। इन 16 अनुच्छेदों का संबंध, इन 16 अनुच्छेदों का संबंध पहले लिख लीजिए, फिर समझाता हूं। नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद और अस्थायी तथा संक्रमणकालीन प्रावधानों से, ध्यान दीजिए जो लाइन कह रहा हूं मैं, इन 16 अनुच्छेदों का संबंध
नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों से। अभी समझाऊंगा मैं, पहले लिखते आइए, फटाफट से लिखते आइए। इन 16 अनुच्छेदों, फिर से लेते हैं पीछे। 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्मित और स्वीकृत। 16 अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से लागू। अनुच्छेद 5 से 9 तक थे, 60 था, 324 था, इस तरह से अनुच्छेद थे, 392, 93, 94, ये अनुच्छेद उस दिन लागू हो रहे थे। इन 16 अनुच्छेदों का संबंध नागरिकता से, निर्वाचन से, अंतरिम संसद से और अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों से। ध्यान रखिए जो बात मैं कह रहा हूं, नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, ये पेपर आता है। हाँ ध्यान रखिए, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है। ध्यान रखिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, है ना, ध्यान रखिए। आपने एक सूची भेजी है ना, एक सूची भेजी है आपके साथी ने आर्टिकल्स की, कि ये आर्टिकल लागू है, बिल्कुल, है ना। ध्यान दीजिए, उसमें एक आर्टिकल छूट गया आपसे, 394 भी लिखना है उसमें, ठीक है। संविधान का जो 22वां भाग है, जिसका टाइटल है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, तो 393 में है संक्षिप्त नाम, 394 में है प्रारंभ। तो एक आर्टिकल आपसे छूट गया, 394। ध्यान दीजिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, आपके साथी ने उन 15 आर्टिकल की लिस्ट भेजी है, उसके लिए धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ध्यान रहना है, एक आर्टिकल छूट रहा है आपकी लिस्ट में, 394, ठीक है। ध्यान रखिए 394 भी शामिल है उसी दिन, किस दिन, 26 नवंबर। सारे विद्यार्थी सुनिए, आप भी जिन्होंने भेजा है, आप भी और सारे लोग। 394 में क्या लिखा गया था? 394 में लिखा गया यह अनुच्छेद और बाकी अनुच्छेद। ध्यान दीजिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, मैं लिख के बताता हूं। 394 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 394 की भाषा देखिए, है ना, ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 394 की भाषा, क्या भाषा है इसकी भाषा? यह अनुच्छेद और, हाँ ध्यान दीजिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, हाँ बिल्कुल, इसकी भाषा यह अनुच्छेद और ये अनुच्छेद, जिसमें क्या लिखे गए, अनुच्छेद 5, 6, 7 ऐसे करके, और अनुच्छेद 393 तक। ध्यान दीजिए जो लाइन में कह रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, समझिएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही जिसमें सबकी व्याख्या, हाँ आप लोग कमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिए, कुछ किताबों में, कुछ गाइड में ये मिसप्रिंट है ना, ध्यान रखिए जो लाइन में कह रहा हूं। हाँ अभी बात करता हूं, मैं समझाता हूं इसको। आपने पूछा 26 नवंबर को तैयार हो गया, तो 26 जनवरी को लागू हुआ, 2 मंथ बाद क्यों? बिल्कुल, अभी काम बच रहा है ना उसका, एक हिंदी का प्राधिकृत अनुवाद पाठ बच रहा है, कुछ प्रक्रिया नियम बच रहे हैं। ध्यान रखिए जो लाइन में कह रहा हूं, पहले उस पुरानी बात पे आ रहा हूं। अनुच्छेद 394 की भाषा, क्या लिखा गया है? यह अनुच्छेद और ये अनुच्छेद, अनुच्छेद 5, 6, 7 और 393 तक, ठीक है। तो 394 में लिखे गए 15 अनुच्छेद, और क्या लिखा गया? यह अनुच्छेद 15 + 1 16 अनुच्छेद। ध्यान रखिएगा, कुछ किताबों में मिसप्रिंट है, 15 अनुच्छेद दे रखे हैं, कुछ किताबों में गाइड में 15 अनुच्छेद दिए हुए हैं, तो ध्यान रखें 16 अनुच्छेद लागू हुए हैं, ठीक है। कंफर्म रहिएगा 16 अनुच्छेद, क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 394 में क्या लिखा गया है कि यह अनुच्छेद, कौन सा? 394, और यह अनुच्छेद, 15 अनुच्छेदों के नाम दे रखे हैं, तुरंत प्रभाव से लागू होंगे, और शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा, जिसे इस संविधान में संविधान के प्रारंभ की तिथि के रूप में घोषित किया गया। हाँ ध्यान दीजिए जो बात मैं कह रहा हूं, आप बिल्कुल इधर ही ध्यान दीजिए, एक बार कमेंट रोकिए, एक बार ध्यान दीजिए इधर, है ना, मेरे को ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूं। 394 में क्या लिखा गया? यह अनुच्छेद और यह अनुच्छेद तुरंत लागू होंगे 26 नवंबर से, लेकिन संविधान किस दिन से लागू होगा? 26 जनवरी 1950 से, जिसे इस संविधान में संविधान के प्रारंभ की तिथि के रूप में घोषित किया गया। मैं बिल्कुल संवैधानिक भाषा बोल रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 394 की भाषा बोल रहा हूं, एज इट इज। ध्यान रखिए, यह अनुच्छेद यानी 394 और यह अनुच्छेद जो लिस्ट दी तुरंत प्रभाव से लागू होंगे, लेकिन अन्य बात, या शेष
26 जनवरी 1950 से लागू होगा, जिसे इस संविधान में संविधान के प्रारंभ की तिथि के रूप में घोषित किया जाता है। बिल्कुल 26 जनवरी, उस दिन को, उस तिथि को याद रखने के लिए। और प्लस अभी एक अधिवेशन और बच रहा है 24 जनवरी 1950 का, हिंदी की प्रति आएगी उस दिन, सिग्नेचर्स होंगे, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत स्वीकृत होंगे, राजेंद्र प्रसाद जी का निर्वाचन होगा। आप समझ पा रहे हैं जो बात मैं कह रहा हूं? बिल्कुल। तो ध्यान रखिए 26 जनवरी 1930 वाला पहला स्वाधीनता दिवस, उसकी याद को स्थायी चिरस्थायी बनाए रखने के लिए 26 जनवरी संविधान लागू करने का दिन। ठीक है, ध्यान रखिए 26 नवंबर को भी आप विधि दिवस के रूप में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। हाँ ध्यान रखिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, मैं जो लाइन कह रहा हूं समझिएगा इस बात को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपने सही लिखा है। तो ध्यान रखिए मैं जो बात कह रहा हूं उसे समझिए, 394 की जो लैंग्वेज है उसको हम समझें। हाँ 15 विषय, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिए। 394 की भाषा, ध्यान रखिएगा, फिर से पीछे ले रहा हूं मैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्मित और स्वीकृत हुआ। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये मैंने पहले जो लिखा था इसको ध्यान दीजिए, एक सेकंड समझिएगा अच्छे से। एक बार कमेंट रोककर, कमेंट रोकिए, बहुत तेजी से लिखते आते हो, ध्यान दीजिए, समझिए इस चीज को, है ना, ध्यान दीजिए। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक प्रारूप संविधान का तीसरा वाचन, लेकिन तीसरा वाचन वास्तव में शुरू हुआ था 17 नवंबर को। ध्यान दीजिए जो बात मैं कह रहा हूं। तीसरा वाचन के प्रारंभ होने की वास्तविक तिथि, तीसरा वाचन के प्रारंभ होने की वास्तविक तिथि 17 नवंबर 1949। ध्यान दीजिएगा, ये भी कुछ जगह 14 नवंबर दे देते हैं, ठीक है 14 नवंबर दे देते हैं कुछ जगह, वो नहीं लिखना है। 17 नवंबर से ये तीसरे वाचन को प्रारंभ किया गया, ध्यान रखिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। 12वां अधिवेशन, मैं वापस से लिख दे रहा हूं इसमें, 24 जनवरी 1950, अंतिम अधिवेशन संविधान की, लिखिए आप लोग साथ साथ लिख लीजिए, हाँ लिख लीजिए इसको, साथ साथ लिख लीजिए। 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950, अंतिम अधिवेशन संविधान की हिंदी अनुवादित प्रति उपलब्ध, अभी समझाऊंगा मैं, ध्यान दीजिए, लिखते आइए फटाफट से। हाँ बिल्कुल, 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950, अंतिम अधिवेशन संविधान की हिंदी अनुवादित प्रति उपलब्ध, ध्यान रखिए हिंदी अनुवादित प्रति उपलब्ध, है ना। कुछ लोगों ने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 50, अंतिम अधिवेशन संविधान की हिंदी अनुवादित प्रति उपलब्ध। घनश्याम सिंह गुप्त ने हिंदी अनुवाद करवाया, घनश्याम सिंह गुप्त, है ना, ध्यान रखिए, अभी समझाता हूं। सभा के 284 सदस्यों ने संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए, ध्यान दीजिए 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए, ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए। सभा के 284 सदस्यों ने संविधान की 3 प्रतियों, 2 अंग्रेजी भाषा में, 1 हिंदी भाषा में, 3 प्रतियां, कॉपीज, 2 प्रतियां
अंग्रेजी भाषा में और 1 प्रति हिंदी में। ध्यान दीजिए, जो लाइन बोल रहा हूं, लिख रहा हूं ध्यान से, ये पॉइंट्स बना दिए मैंने, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिए, सभा के 284 सदस्यों ने संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए, 2 प्रतियां अंग्रेजी भाषा में और 1 प्रति हिंदी भाषा में। ध्यान रखिए, 1 प्रति हिंदी, 2 प्रतियां अंग्रेजी और 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, ठीक है। चौबीस जनवरी 1950 को सभा का विघटन, 24 जनवरी 1950 को सभा का विघटन, विघटन यानी सभा की समाप्ति, भंग। ध्यान दीजिए, सभा का विघटन। यही सभा भारत की अंतरिम संसद में रूपांतरित हुई, ठीक है। केवल आधे घंटे का और बच रहा है, कल बात करेंगे, ध्यान रखिए। कोई जल्दीबाजी में मैं करता ही नहीं हूं, आपको पता है, ठीक है ना। आराम आराम से इतना विस्तार किया है। आज जो लास्ट के 10 मिनट लिखा है हमने जल्दी से, कल इसको डिटेल समझाऊंगा, इसलिए कल का आधा घंटा इस पर और लगाएंगे, वरना आज कंप्लीट कर देते, नहीं तो जल्दी का काम नहीं। आराम आराम समझिए, एक बार में ही समझना है, फाइनल है ना। ध्यान दीजिए, फिर से बोल रहा हूं, 24 जनवरी 1950 को सभा का विघटन, और यही सभा भारत की अंतरिम संसद 26 जनवरी 1950 से, हाँ ध्यान रखिए, 26 जनवरी 1950 से 17 अप्रैल 1952 तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी। कल बात करूंगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसमें 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें, है ना। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण बात करूंगा इस पर कल भी। संविधान सभा का हमारा, देखिए मेरी बात सुनिए, 9 अगस्त 2021 को हमने क्लास चालू की थी, है ना। ध्यान रखिए, 9 अगस्त 2021 को हमने क्लास चालू की थी, सिलेबस डिस्कशन किया था पहले दिन, और उसके अगले दिन से संविधान सभा का टॉपिक हमने लिया था। तो लगभग 5-6 क्लास हमारी हो गई संविधान सभा, केवल आधे घंटे का और बचता है। खूब डिटेल हमने समझा, खूब डिटेल लिखा है। अब इसको याद करिएगा आप लोग, कल मैं आधा घंटा इस पर और लूंगा, है ना, ध्यान रखिएगा। मैं वापस से बता देता हूं इसको। सभा के 284 सदस्यों ने संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए, 2 प्रतियां अंग्रेजी भाषा में और 1 प्रति हिंदी भाषा में, ठीक है। 2 प्रतियां अंग्रेजी भाषा में और 1 प्रति हिंदी भाषा में। और 24 जनवरी 1950 को सभा का विघटन भी हो गया, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने के साथ। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी निर्वाचित भी हुए, मैं कल इस पे बात करूंगा आगे। और यही सभा भारत की अंतरिम संसद में रूपांतरित हो गई। ध्यान रखिएगा, जो लाइन में कह रहा हूं ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ, अभी एक्चुअली दूसरी क्लास का भी टाइम हो गया है ना, मैडम वाली क्लास का टाइम हो गया है, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का, तो इसलिए आज जो है अभी इसको एक बार विराम दे देते हैं हमारी क्लास को। और ठीक है, हाँ बिल्कुल याद हो गया, ये अच्छी बात है ना, जितना पढ़ा है याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। कल केवल आधे घंटे का ये टॉपिक और है। हाँ, ये 26 जनवरी वाला तो बिल्कुल हमने जवाब दिया कि भाई एक तो तीसरी प्रति उपलब्ध नहीं थी, और दूसरा बात इसमें यह है कि 26 जनवरी का दिन जो ऐतिहासिक दिन था उसको चिरस्थायी स्मृति के रूप में रखने के लिए 26 जनवरी उसमें डिसाइड किया गया, क्योंकि आर्टिकल 394 में लिखा गया ना ये चीज, तो ये डिसाइड तो हो ही चुका था पहले 26 नवंबर को जब स्वीकृत हुआ है, और 394 में लिखा गया कि भाई ये 16 आर्टिकल जो हैं, यानी 394 और ये अमुक आर्टिकल, ये तो तुरंत लागू होंगे, और शेष संविधान 26 जनवरी को लागू होगा, जिसे इस संविधान में संविधान के प्रारंभ यानी कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में ध्यान रखिए, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ की तिथि के रूप में घोषित किया गया 26 जनवरी। तो ये तो डिसाइड कर ही लिया उस समय, उस दिन की याद को स्थायी बनाए रखने के लिए जो पहला स्वराज्य दिवस मनाया गया था 1930 में, 1929 का जो अधिवेशन था लाहौर वाला, उसके बाद 1930 में, उसको स्थायी बनाए रखने के लिए, ठीक है साहब, है ना।
तो ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको करें अच्छे से। और कल एक बार मैं 30 मिनट का इसमें और मैं पार्ट लूंगा, और कल उसके बाद हम लोग अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना पे हम लोग बात शुरू करेंगे, है ना। आप लिख रहे हैं आधा और पढ़ा लो सर, बिल्कुल। मैं पिछले दिनों एक दिन मैंने आधा घंटा पढ़ाई भी थी क्लास, तो कल जरूरत पड़ी तो कल और ले लेंगे आधा घंटा। तो इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा एक बार हम कल कंप्लीट करेंगे अच्छे तरीके से, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम आराम समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग करें, तैयारी करें खूब अच्छे से, और बिल्कुल स्वस्थ रहिए और बिल्कुल खुशहाल रहिए, खूब पढ़िए, और कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।